गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। समझ रहे हो आकाश, मेरा मोटिव ये है, मतलब तुम लोग जो बोलोगे हम वही कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बेस्ड अगर करना चाहे तो कर सकते हैं आज। बताओ, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज है, ऐसा कुछ है तो, या फिर जो रिसेंटली पढ़े हो वो सारे टर्म्स हो तो। आप लोगों को अचानक से सुनकर बस लग जाता है कि अभी मार्क्स हो गए ना, प्रॉब्लम यही है या फिर कोई और प्रॉब्लम है? बताओ। तो हम नया दूसरा टॉपिक फिर जो पढ़ा रहे थे वो पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बोलो तो कुछ, सब एकदम मुंह बंद करके बैठ गए, कुछ नहीं बोलना है। खुशी। मैम हाँ कल बोलो। के मार्क्यू का मैम आज क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं मैम। कल के मार्क्यू का आज क्वेश्चन डिस्कस कर लें। यस मैम। अच्छा बताइए, क्या डिस्कस करना चाहेंगे आप? खुशी बोलो। म्यूट, सॉरी, कैमरा ऑन करो ना सब। मेघा, खुशी, विवेक, लगता है कितने दिन बाद क्लास ज्वाइन किया ये रहता, बहुत देर से तो मुझे नहीं हुआ है। आदर्श, ठीक है तो हम बता देते हैं, आज कल वही करेंगे। जितना भी फॉर्मूला है रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, मैक्सिमा मिनिमा का जो लास्ट क्लास में हम प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे, याद है? याद है क्या था? मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पॉइंट आउट करना, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सो वो सारा टर्म्स देख लेना, ठीक है? और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देख लेना, इतना ही होगा, ठीक है? समझ गए क्या है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है वो पढ़ लीजिए। फिर आपका डिफरेंशिएशन का जितना भी फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन का जितना भी फॉर्मूला है वो सारा कर, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हो जाएगा। कौन सा टॉपिक बोली मैम, वापस बोलिएगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला सारा, और छोटा एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन जो फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट होगा वो उस तरह का, फॉर इंटीग्रेशन एज वेल एज डिफरेंशिएशन। And increasing decreasing function, strictly increasing function, strictly decreasing function का जो कंडीशन था जिसपे हम लोग टेस्ट करते थे कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, सो वो सारे कंडीशंस, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलते हैं, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या डिफरेंसेस है वो ये करना, ठीक है? ठीक है ना खुशी, हो जाएगा? यस मैम। चलो ठीक है, तो एक काम हम करते हैं, लास्ट क्लास में मैंने कुछ बताया था कि कुछ ऐसे भी वैल्यूज होंगे जहाँ पे x का एक से ज्यादा आंसर, मतलब वैल्यूज आ सकता है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में जहाँ x का एक से ज्यादा वैल्यूज भी आ सकता है, तो वो डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इस तरह के वो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये भी हमारा क्वेश्चन का कैसा क्राइटेरिया है वो देखना है। ऐसे एक सिंगल का पहले हम बता देते हैं, सॉल्व कर रहा हूँ, तुम लोग से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, देखना तो जो लास्ट क्लास में हम बताए हैं उसके बेसिस पे, लास्ट क्लास तो हुआ ही नहीं है, उसके पहले जो मैंने बताया उसके बेसिस पे देखो। तो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x, y इज इक्वल टू एफ एक्स लिख रहे हैं या फिर एफ एक्स लिखें, दोनों का मतलब एक ही है, मैंने बताया भी था आप लोगों को। ये लिखा जाए या डायरेक्टली एफ एक्स लिखा जाए, एंड दैट ऑल इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x। ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग है,
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्या है मुझे बताओ। बन जाएगा ना दिव्या, खुशी, कैमरा ऑन करो ना, तुम लोग क्या कैमरा बंद करके बैठे रहते हो, ऐसा लगता है कोई कुर्सी पे बैठ के आया है, पढ़ने बैठे हुए हैं तो कैमरा ऑन करने में क्या दिक्कत है, सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन तो। मनीषा, प्रेरणा, मेघा एंड आदर्श, कैमरा ऑन करो और इसको सॉल्व करके बताओ जरा मुझे क्या होगा। What kind of function is this? Whether this function is a strictly increasing function, strictly decreasing function, increasing function or decreasing function, या फिर एक और फंक्शन का क्राइटेरिया था neither increasing nor decreasing, इन सब में से कौन सा है जो हमने पढ़ा है एग्जैक्ट सेम ही पैटर्न पे सॉल्व होगा। यहाँ पे दिया हुआ होगा साथ में ये भी लिख लो, x जो है वो रियल नंबर डोमेन है इसका, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, डोमेन ये रहेगा। चलो बताओ। बताइए इसका क्या आंसर होगा, इतना स्लो मोशन में बताओगे तब तो अगले साल आंसर तुम लोग बताओगे। मैम दोनों होगा। दोनों कैसे हो सकता है, कैसे सॉल्व किया बताओ जरा, चलो बताओ। व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप? इसको डिफरेंशिएट करके। ठीक है डिफरेंशिएट कर लेते हैं, पहला काम हमारा डिफरेंशिएशन है। सो व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन, y डैश लिख लेते हैं इधर, एंड दैट y डैश इज इक्वल टू 4x माइनस 3, यही होगा ना, यही हमारा रिजल्ट। अब इसके बेसिस पे हमें बताना है, बताओ क्या बताएंगे। अब ये टर्म का कंडीशन अगर हमें देखना है इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन, तो पहले ये देखना पड़ता है वेदर दिस टर्म इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। तो ये क्या होगा, रियल नंबर बोला जा रहा है, तो रियल नंबर का टर्म क्या लिखिएगा यहाँ पे, क्या आएगा, लेस होगा, ग्रेटर होगा, क्या होगा। बताओ। देखो सब चुप रहोगे तो फिर तो पता चला अगले साल भी नहीं सीख पाए। श्रेयस तुमको पता है, लास्ट क्लास का कॉपी निकालो सब जल्दी से, लास्ट क्लास में जो बताए थे बताइए जल्दी।
दोनों होगा बता रहे हैं, फिर भी कैसे होगा ये नहीं बता पा रहे हो, बोलो तो कैसे होगा। अभी आंसर किसने दिया था, प्रेरणा? यस मैम। हाँ प्रेरणा बताओ तो कैसे होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। मैम अगर एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो उसके लिए 3/4 होना चाहिए, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा 3/4 टू इन्फिनाइट तक। और अगर एफ एक्स लेस देन 0 होगा तो वो 3/4 से और नीचे होगा तो वो इन्फिनाइट टू 3/4 तक हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट से 3/4 तक। मतलब हमें पता है अगर हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो रियल नंबर क्या होता है, पूरा सेट माइनस प्लस इस तरह से पूरा नंबर जाता है, मिडिल में 0 आता है और बाकी ये पूरा टर्म 0 को छोड़कर बाकी सारे वैल्यूज रियल नंबर आते हैं, चाहे वो पूरा माइनस का टर्म हो या फिर पूरा पॉजिटिव टर्म हो, यही है रियल नंबर का रेंज। और अगर इसमें हम वैल्यूज x का माइनस वाले ब्लॉक से इस तरफ से लेते हैं तो सारा वैल्यू जो होगा ये पूरा टर्म जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। अगर इसी तरह हम पॉजिटिव वाला पोर्शन लेते हैं तो पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास जो दो कंडीशन थे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को चेक करने के लिए, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 हमेशा तब होगा, देखो ध्यान से जिसका भी नहीं बनाया वो, ये पूरा टर्म रियल नंबर को आप पूरे टर्म को रेंज को आप पूरा पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव नंबर होल नंबर पॉजिटिव ले लो पूरा रियल नंबर का -1 -2 इस तरह से जाएगा, तो पूरा नेगेटिव वैल्यूज और पूरा पॉजिटिव वैल्यूज एक्सेप्ट 0 सारे नंबर्स रियल नंबर आ गए। अब x का वैल्यू ये नंबर जो है हमारे पास जो रिजल्ट आया है 4x - 3, ये वैल्यूज ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब x का सारा वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। x का वैल्यू 1 रखोगे ये 1 आ जाएगा पॉजिटिव आएगा, x का वैल्यू 2 रखोगे 4 2 जाए 3 तो आपके पास 5 आ जाएगा। इस तरह से वो ये पूरा का पूरा वैल्यू पॉजिटिव तब आएगा जब ये नंबर 0 हो जाए, मतलब x का वैल्यू आप क्या रखें 1 से लेके ज्यादा कुछ भी वैल्यू रखो। अब यहाँ से देखोगे तो 4x - 3 4x - 3 इज ग्रेटर देन 0, तो 4x इज ग्रेटर देन 3 ऑलवेज। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं x ग्रेटर देन 3/4। अब 3/4 से ज्यादा होगा, कुछ भी वैल्यू अगर होता है x का तो वो पॉजिटिव होगा, मतलब हम ये बोल सकते हैं 3/4 से लेकर 3/4 से ग्रेटर, मतलब 3/4 से ज्यादा, 3/4 नहीं है 3/4 से ज्यादा वैल्यूज बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा 3/4 से जब ज्यादा वैल्यू जो बोला जा रहा है तो इसको ओपन इंटरवल में लेंगे, 3/4 से लेके कहाँ तक जाएगा, कुछ भी वैल्यूज आप इसका रखते चले जाओ, पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए और इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो 3/4 से लेके इनफाइनाइट तक के लिए ये जो भी फंक्शन है, ये फंक्शन जो भी है उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा और बीच में ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पे इक्वलिटी आ रहा है, यहाँ पे इक्वलिटी साइन ऐसे भी नहीं दिख रहा है आपको, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इन दिस रेंज, बट ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव अगर होगा तो 4x - 3 इसी जो है इस टर्म को आपको लेस देन 0 लेना होगा और 4x इज लेस देन 3 हो जाएगा, इन दैट केस x इज लेस देन 3/4 हो जाएगा। अब x का वैल्यू 3/4 से कम कुछ भी रखिएगा -इंफिनिटी तक लेके चले जाइए तब भी इसका वैल्यू जो है वो नेगेटिव ही आएगा, मतलब फ्रॉम -इंफिनिटी टू 3/4 इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, 3/4 के लिए इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर ये इक्वलिटी होता तो ये क्लोज इंटरवल कहा जाता, बिग ब्रैकेट देते, लेकिन ये क्लोज इंटरवल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है। सो इस इंटरवल के लिए ये जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है और इस इंटरवल के लिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं this function is strictly increasing function for this range and strictly decreasing function for this range। बताओ इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो।
नहीं है कंफ्यूजन, फिर बनाने के लिए दे रहे तो क्यों नहीं बन रहा है बताओ। लास्ट क्लास में तो हमने सारा पॉइंट डिस्कस किए थे या नहीं? यस, कॉपी में देखो तो यस लिखा मैम। हुआ है ना सारा पॉइंट। दिव्या, यस खुशी, यस मैम। तुम लोग एक्टिवली सुने भी थे, बस सुने थे एक कान से दूसरे कान से निकाल दिए या फिर कुछ अंदर भी गया था? अंदर नहीं गया, जाता है डायरेक्ट आप लोगों का, इसलिए मैंने लिखवा दिया था सारा। अगर ये भी वैल्यू जो भी डिफरेंशिएट करके आ रहा है वो ग्रेटर है, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, लेस है तो डिक्रीजिंग। ग्रेटर है, लेस है, कहाँ से इंक्रीजिंग या फिर कहाँ से डिक्रीजिंग है वो देने के लिए वैल्यू ऑफ एक्स बताना पड़ेगा। तो एक्स का वैल्यू इससे ज्यादा होगा तो इंक्रीजिंग है, तो बेसिक कंडीशन में ये चीज आया है रिजल्ट में। इसी तरह ये लेस आया है और इस रेंज में लेस, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डालते चले जाओ, 3/4 से कम कुछ भी डालोगे, -10, -2, -3 कुछ भी वैल्यू डालोगे तो वो सारा वैल्यूज नेगेटिव रिजल्ट देगा। इस केस में इससे ज्यादा कुछ भी वैल्यू डालोगे वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और 3/4 क्या हो गया? 3/4 का मतलब, सिंप्लीफाई करो इसको। 3/4 को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा बताओ? डेसिमल डाल दीजिए, 0 डाल दीजिए, 4 से डिवाइड करिए, क्या हो जाएगा बताओ क्या होगा? ये डिवाइड करना भी नहीं आ रहा है तुम लोगों को। दिव्या बताओ क्या आएगा? 0.75। 0.75। सो 0.75 से कुछ भी ज्यादा वैल्यू, कुछ भी ज्यादा मतलब 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, तो इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसी तरह यही वैल्यू इससे कम, अब 0.75 आपका आंसर आया है, इस 0.75 से कुछ भी कम वैल्यू रख लो, 0.72 रख लो, 0.7 रख लो, 2/3 रख लो, इस तरह के वैल्यूज अगर रखोगे तो वो हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देगा, इस तरह के वैल्यूज रखोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन बनाओ तो जरा, 4x² -3 क्या होगा? चलो देखो तो जरा, एक मिनट, -12x, ये है y का वैल्यू। चलो ये बताओ तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग क्या फंक्शन है? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, कौन सा फंक्शन है, किस तरह का फंक्शन है? बताओ। अब बन जाएगा ना ये? मैम x इज इक्वल टू -12/8। x इज इक्वल टू, इक्वेट नहीं करना, इक्वल टू नहीं करना, इक्वेट समझिए, इसको इक्वल टू नहीं करना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन लास्ट क्लास में तुम थी शायद। x is greater than -12/8, हाँ, so ग्रेटर देन है तो strictly decreasing function. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी होने का कोई ऑप्शन है क्या? जैसे अभी जस्ट लास्ट वाले क्वेश्चन में हम बताया।
क्या हुआ आया आंसर? मेरा मार्क्यू का मार्क्यू हो गया तुम लोगों का। सिंपल सा सवाल पूछ रहा है जो लास्ट क्लास में बताए हुए हैं। ऐसा कुछ टर्म इसमें नहीं है जो नहीं बताया हुआ है। अभी जस्ट दोबारा से ही बता दिए फिर से। खुशी, दिव्या, आदर्श, आदर्श, यस मैम। देखो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, बताओ तो। लास्ट क्लास शायद तुम नहीं लिए थे लेकिन यस मैम। अभी सर जो बताया उसको अप्लाई करके बस देखो तो बनेगा। रियल नंबर का टर्म पूरा का पूरा एंटायर रेंज होता है। इंटीजर्स, फ्रैक्शन सब आ जाता है। इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल सारे टर्म्स आते हैं एक्सेप्ट जीरो। तो रियल नंबर के लिस्ट से आपको x का वैल्यू रखना है यहाँ पे, और उस रियल नंबर के इस गिवन रेंज के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये बताना है इस गिवन रेंज में। क्योंकि जस्ट अभी हम बताए भी हैं क्वेश्चन, फिर पता नहीं सब कहाँ से होंगे। कैमरा ऑन करो तो सबका पता चल रहा है क्या कर रहे हो। चलो कैमरा ऑन करो, जो जो कैमरा बंद रखेगा उसको हम रिमूव कर रहे हैं विदिन अ मिनट। कैमरा ऑन नहीं किए, रिमूव कर दें। एक कुछ इतने सारा बताए हैं फिर भी अभी सॉल्व करने के लिए देंगे तो पता नहीं सब सोए रहेंगे। सोना ही है। सचिन, मेघा, तन्वी, मनीष, कैमरा ऑन करिए, अदरवाइज हम दोबारा याद नहीं दिलाने वाले हैं कि आपको कैमरा ऑन करना है। बस रिमूव। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम कहाँ है? मैम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, किस रेंज में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा? देखो एक चीज अभी जस्ट हम क्वेश्चन बताए हैं, लगता है ध्यान से उसको आप लोग समझे नहीं हो, फिर से हम दोबारा बता दे रहे हैं। पहला काम क्या है? 3/2 से इंफिनिटी तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, हाँ। माइनस इंफिनिटी से 3/2 तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे? पहला टर्म है, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब इसको डिफरेंशिएट करने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, y डैश निकाल सकते हो, एंड दैट इज इक्वल टू 8x माइनस 12। इतना तो हो जाएगा सबसे, होगा या नहीं? यस मैम। अब इस फंक्शन के बेसिस पे मैंने लास्ट क्लास में पॉइंट वाइज सारा टर्म लिखाया था कि अगर ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 आता है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये फंक्शन लेस देन 0 आता है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब आपको लिखा गया है x बिलोंग्स टू r, x का वैल्यू तो डिफाइन किया गया है रियल नंबर में। अब x का वैल्यू जो भी रखोगे उसी के हिसाब से इसका आंसर आएगा ना। x का वैल्यू मैंने -1 रख दिया सपोज, तो -8 माइनस 12 जो आंसर आएगा वो क्या होगा बताओ? -20। माइनस आएगा। अब माइनस में आ रहा है तो वैल्यू ये लेस देन 0 वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये जो आंसर होगा ये फंक्शन कैसा हो जाएगा इसका? डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो लेस देन 0 आ गया है ना। यस मैम। अगर x का वैल्यू हम 2 रख देते हैं तो 2 into 8 16 माइनस 12 क्या होगा? 4। 8 into 2 16, 16 minus 12 4। 4, and that is greater than 0। अगर greater than 0 है तो वो वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। उस केस में क्या होता है? वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो x का जो भी वैल्यू आप रखेंगे उस पे पता चलेगा ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो हम दोनों ही कंडीशन को चेक कर लेते हैं क्योंकि ये डिपेंड करता है x के वैल्यू पे। अब आप क्या करने वाले हो,
8x माइनस 12 दोनों कंडीशन को चेक करने वाले हो, इसको भी करोगे और इसको भी करोगे। सो ये जब इस केस में करते हैं तो दिस टर्म इज ग्रेटर देन 0 आप लिख सकते हो। ये टर्म ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब 8x इज ग्रेटर देन 12 होगा। यही होगा ना, बताओ। ये पूरा टर्म क्या होगा? जब 8x का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 12 हो जाए तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब इसी को आप लिख सकते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है तो 8x, अब इसी में x का वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 12/8 लिख सकते हैं क्या? ये 8 इधर ले आए, x ग्रेटर देन 12/8 लिख सकते हैं। इसका 4 से कैंसिल करो, क्या आ जाएगा? x इज ग्रेटर देन by 2. 3/2, so x is greater than 3/2। तो ये जो टर्म है वो पॉजिटिव होगा। वो कब पॉजिटिव होगा? जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 3/2 हो। ठीक है? ठीक है या नहीं? हाँ या ना? Yes, ma'am. खुशी कंफ्यूज हो अभी भी? बोलो। अब 8x greater than 12 को फिर x is equal to 12/8 ये टर्म इधर ले आए, जैसे इक्वलिटी में हम करते हैं ना वैसे ही ये 8 डिनोमिनेटर में इधर ले आए। ये या फिर 4 से कैंसिल कर लो दोनों तरफ, ऐसे ऐसे भी लिख सकती हो। या फिर 4 से कैंसिल करोगे तो 2x हो जाएगा और 2x लेस ग्रेटर देन, यहाँ पे इधर से कैंसिल करोगे तो 3 हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे ही लिख लो डायरेक्टली, ये टर्म इधर ला सकते हैं ना, इक्वलिटी में हम लाते हैं ना वैसे ही लाना है यहाँ पे, क्योंकि न्यूमेरिकल टर्म को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वेरिएबल का वैल्यू आपको नहीं पता ना, न्यूमेरिकल टर्म को तो आप सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं। तो ये टर्म इधर ले आए, अब इसको आपस में कैंसिल किया तो ये टर्म x का आ गया है। अगर x का वैल्यू 3/2 से ज्यादा होगा, कुछ भी 3/2 से ज्यादा होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा। ध्यान देना, x का वैल्यू तुम 1 रख लो तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। 8 माइनस 12 क्या हो जाएगा? नेगेटिव वैल्यू आएगा ना, 8 में से 12 घटाओ yes क्या है? ma'am -4 माइनस आएगा, और माइनस आता है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। लेकिन 3/2 से कुछ भी ज्यादा वैल्यू अगर आप यहाँ रखते हैं, 3/2 रखिएगा तब 0 आ जाएगा। ध्यान देना, 3/2 से ज्यादा कुछ भी रखोगे तो ये जो भी वैल्यू है दैट विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे इसी के लिए बोला जाता है 3/2 से लेकर इनफाइनाइट तक आप कुछ भी टर्म रखेंगे तो ये जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 आएगा, और ये फंक्शन बोला जाएगा दिस इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो चुका है। इसके बाद एक चीज यहाँ ध्यान ये देना है, यहाँ पे कहीं भी इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लाए थे हम। अगर इक्वलिटी नहीं है तो दिस टर्म इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो फंक्शन इंक्रीजिंग तो है ही, साथ में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा इफ दिस टर्म इज ग्रेटर देन 0 इन दिस रेंज। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब इसी में दूसरे कंडीशन को चेक करो। जब दूसरे कंडीशन को चेक करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? 8x माइनस 12 दिस टर्म इज लेस देन 0। ये टर्म लेस देन 0 कब होगा? जब 8x इज लेस देन 12। और ये टर्म 8x लेस देन 12 कब होगा? जब x इज लेस देन 12/8। x is less than 12/8. That means x is less than 3/2. यहाँ पे क्या कंडीशन था? ध्यान देना, x जो है 3/2 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन है? x जो है वो 3/2 से कम होना चाहिए। जब 3/2 से कम वैल्यू होगा तब ये रिजल्ट जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और चूंकि यहाँ इक्वलिटी नहीं है तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये जो फंक्शन है वो इस रेंज के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इस रेंज के लिए मतलब -∞ से लेकर 3/2 तक के लिए ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दोनों ही फंक्शन है फॉर 2 डिफरेंट रेंज। ठीक है, और ओवरऑल अगर कहा जाए
तो ओवरऑल दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्योंकि इस पर्टिकुलर रेंज के लिए ये इंक्रीजिंग होगा और इस पर्टिकुलर रेंज के लिए ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अल्टीमेटली ओवरऑल क्या होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। नहीं तो आप यहाँ पे दोनों टर्म लिख सकते हैं, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर दिस रेंज, strictly increasing for this range and strictly decreasing for this given range। समझ आया क्या बोल रहे हैं, बताओ अब समझ आया क्या बोल रहे हैं। और अगर इसी में 3/2 इसी पे वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, मैंने यहाँ वापस से रख दे रहे, देखो क्या है आपके पास जो फंक्शन था ना ये 8x, तो इस 8x -12 की जगह तुम अगर 3/2 रख दोगी, तो यहाँ पे रख के देखो 8 के जगह अगर आप 3/2 वैल्यू पुट कर देते हैं, -12 कर देते हैं, तो ये फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखो ये जो टर्म है 3/2 और 12x यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, सॉरी यहाँ पे मैंने तो ऊपर लिखना पड़ेगा, ये फंक्शन जो है ना इस फंक्शन पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या x का वैल्यू 3/2, तो 4 ऑलरेडी है यहाँ, x का स्क्वायर ये वैल्यू जो भी है 3 का स्क्वायर कर लो 9 डिवाइडेड बाई 4 -12 इंटू 3/2। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है, जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये रिजल्ट 0 आ जाएगा। अब यही चीज आपको समझना है, इस पॉइंट पे जो होगा वो रिजल्ट 0 होगा, लेकिन इससे ग्रेटर और इससे लेस और ये टर्म ला रहे हैं, तो हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मिल रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन देंगे, बन जाएगा सेम फॉर्मूला पे, बताओ दिव्या। हाँ या नहीं बोलिए, अब बनेगा ना, एक सिर्फ 1-2 लोग बनाए, बाकी सबका वही। फिर से सबका कैमरा बंद हो गया, हम पक्का रिमूव कर देंगे और किसी का अटेंडेंस नहीं बनाएंगे, सबका कैमरा जिसका भी बंद है। तो जितना जितना वो क्या कहा जाए, एक सॉफ्ट वे में डील किया जाता है ना, उतना ही आप लोग बदमाशी करने लगते हैं। लोगों को इंडिपेंडेंस दिया जाता है तो उसका गलत फायदा उठाना शुरू कर देता है। चलो देखो तो एक क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन दे रहा है, क्या वही क्वेश्चन है, रुको हम नया एक बता ही देते हैं तुम लोगों को। चलो लिखो एक क्वेश्चन तो जरा, यहाँ पे 2 वैल्यू रहेगा, कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना। हमारे पास फंक्शन, हम यहाँ पे 2 प्रोडक्ट दे रहे हैं, थोड़ा पहले वाले क्वेश्चन का नेक्स्ट लेवल है ढंग से कहो तो, 2x³ - 3x² - 36x + 7, ये है तरीका, वही होगा जैसे हम पहले बना रहे थे। ये हमारा इक्वेशन है एंड यू हैव टू फाइंड वेदर दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। सो अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन इस केस में आपको बताना है, तो वही तरीका है डिफरेंशिएशन करने का, तो पहले डिफरेंशिएट कर लो। सो डिफरेंशिएट जब करोगे आप, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, y', और डिफरेंशिएशन के बाद ये हो जाएगा 6x² - 3 × 2 6x अगेन माइनस साइन 36x, तो अल्टीमेटली 36 आ जाएगा, ये टर्म तो 0 हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है जो हम करते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, दिस इज 6, दिस इज 6, दिस इज 6 का मल्टीपल है, तो अल्टीमेटली अगर आप 6 कॉमन ले लें यहाँ से और 6 कॉमन लेके हटा दें तो रिजल्ट कुछ आ सकता है। तो 6 अगर हम कॉमन ले लें तो जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा x² - 6x
माइनस सॉरी नॉट 6x माइनस 6 ये हो जाएगा। देखो तो यस मैम। अब इस रिजल्ट को आपको इंटीग्रेट करना है, मतलब सॉरी डिफरेंशिएशन के जो भी पार्ट है। अब एफएक्स में ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पे वही कंडीशन है, जबकि पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो, लेस देन 0 हो, वो होता है। लेकिन यहाँ पे ये करने से पहले एक चीज हम यहाँ देख सकते हैं, ये जो फंक्शन है वो फैक्टराइज हो सकता है। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको पहले फैक्टराइज कर लो, क्या रिजल्ट आता है जरा देखो तो। 6 इंटू इस टर्म को फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 3 एंड x प्लस 2, देखो तो आता है ये। देखिए जरा इसको Yes, ma'am. फैक्टराइज कर ले रहे हैं। जब हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे तब अब ये अगर पूरा का पूरा इंटायर टर्म ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये पूरा का पूरा इंटायर टर्म अगर डिक्रीजिंग है मतलब लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग होगा। 6 के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, दिस टर्म इज ग्रेटर देन 0, तो इसको हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, वी हैव टू चेक दिस वन ओनली। अब यहाँ पे अब सोचो ये टर्म तो कांस्टेंट ही है तो ये ग्रेटर ही होगा। अब सोचो जरा ध्यान से, इस पूरे टर्म के प्रोडक्ट को 0 ग्रेटर देन 0 होना है, तो ये टर्म पूरा का पूरा ग्रेटर देन 0 कब हो सकता है? ये पूरा का पूरा टर्म, इसमें से कोई एक भी 0 हो गया तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है या नहीं? बताइए। ये टर्म ग्रेटर देन 0 है तो x को 3 नहीं होना चाहिए, अगर 3 माइनस 3 करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और अगर ये टर्म 0 हो गया तो पूरा Yes, का ma'am. पूरा इंटायर प्रोडक्ट इज 0। इसी तरह माइनस 2 अगर ये हो गया और ये 2 है तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये कंडीशन तो आप पहले ही देख सकते हैं, यहाँ पे x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, ठीक है इस केस में, और x जो है एंड x जो है वो लेस देन -2 होना चाहिए। इस चीज को अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप क्या करना, यहाँ पे ये टर्म लिख देना, x माइनस 3 जो है इसको ग्रेटर देन 0 होना है, और अगर इसको ग्रेटर देन 0 होना है दैट मींस x शुड बी ग्रेटर देन 3। बताओ समझ गए ये टर्म क्या लिखा है मैंने ऊपर? यहाँ पे ये पोर्शन मैंने लिखा है x माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, सो x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब x इज ग्रेटर देन 3 होगा ना। अगर 3 हो गया तो 0 हो गया, 3 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, कुछ भी और होना चाहिए, बट 3 से ज्यादा होना चाहिए। 3 से कम हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और 3 होगा तो 0 हो जाएगा, तो 3 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये बताओ हाँ या ना। इस टर्म को ग्रेटर देन 3 कब बना सकते हैं? जब ये भी नंबर ग्रेटर देन 3 हो, मतलब ये नंबर 0 ना हो, और अगर नेगेटिव हो जाएगा तो कोई भी एक नंबर अगर नेगेटिव हो जा रहा है तो पूरा का पूरा टर्म जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, दिस टर्म इज ग्रेटर देन 3, मतलब x माइनस 3 है वो ग्रेटर देन 0 ले लो, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 है, और x ग्रेटर देन 0 इसी से आ जाएगा। इसी तरह x प्लस 2 है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सो x इज लेस देन -2। ये दोनों टर्म समझ आया या नहीं मुझे पहले ये बता दीजिए, उसके बाद हम आगे बताएंगे। किसी को ये टर्म नहीं समझ में आया बताओ। हम x is smaller than -2 कैसे है? x लेस देन -2, इस पूरे टर्म को ग्रेटर देन लो, x प्लस 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? ये जो 2 है वो उधर चला जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, इक्वलिटी से उधर जा रहा है। तो इस केस में मैं x जो है वो लेस देन हो जाना चाहिए -2। अगर देखो यहाँ पे एक चीज, इस चीज को थोड़ा बैक वापस जाके हम एक चीज बताना चाह रहे हैं। ये पूरा टर्म हम लोगों को क्या करना है, ये इंटायर टर्म जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए प्रोडक्ट,
दो ही केस हो सकता है, ये टर्म भी पॉजिटिव हो और ये टर्म भी पॉजिटिव हो, तो प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। या फिर ये भी टर्म नेगेटिव हो और ये भी टर्म नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव होगा तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आदर्श, हमारे क्वेश्चन का आंसर के कहीं ना कहीं नियर टू दैट लॉजिक है। ये देखो प्लस प्लस करोगे तो दोनों ही पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट तो पॉजिटिव ही आना है। या फिर दोनों ही नेगेटिव हो तब प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, यही हमें ध्यान देना है। एक प्लस एक माइनस आ गया तो प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा, या फिर ये प्लस आए ये माइनस आए तो नेगेटिव रिजल्ट, मतलब आपका हमें इंक्रीजिंग फंक्शन का केस नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे ये चीज अब ध्यान देना पड़ेगा। अब fx पॉजिटिव है, नेगेटिव है, x लेस देन -2 और ग्रेटर देन, इसी दोनों टर्म से आया है। तो अब हम लोग इसी चीज को बस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो दोनों टर्म को पॉजिटिव होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x माइनस थ्री इज ग्रेटर देन 0। पहला केस ले लो, दोनों ही पॉजिटिव है इस केस में। तो जब दोनों ही पॉजिटिव है तो आपके पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, x माइनस थ्री ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 3। इधर नेगेटिव था, -3 था तो इधर आया तो प्लस हो गया। इसी तरह यहाँ पे होगा x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। सो अगर x इधर आ जाएगा, जो भी डील करते हो ना इस तरह के ग्रेटर साइन को भी, उसको इक्वलिटी की तरह ही लिखोगे। x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 है तो x इज ग्रेटर देन -2, क्योंकि ये +2 है तो इधर आके -2 हो जाएगा। यहाँ पे x -3 था तो इधर आके +3 हो गया। तो अब जो टर्म आएगा, अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 होता है और x का वैल्यू लेस देन -2 होता है, तो ये जो रिजल्ट होगा ये ग्रेटर देन 0 होगा। इन दैट केस ये जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। साथ में चूंकि इक्वलिटी नहीं है यहाँ पे, तो ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब ये जो क्वेश्चन है और जो पहले क्वेश्चन कर रहे थे उसमें डिफरेंस यही है कि यहाँ पे x का 2 वैल्यू एक साथ आ रहा है। फैक्टराइज्ड फॉर्म में आपके पास x का 2 वैल्यू आ रहा है, लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपके पास x का सिर्फ एक वैल्यू आ रहा था, तो वो क्वेश्चन थोड़ा आसान। इसमें आपको मैथमेटिक्स का जो बेसिक लॉजिक है, a और b, यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा, ए बी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब ए भी पॉजिटिव हो, बी भी पॉजिटिव हो, तो ये भी होगा, ये भी माइनस हो, ये भी माइनस हो, तो होगा। यही चीज यहाँ पे करना है। तो ये जो टर्म है पॉजिटिव होने का पहला केस ये है, और दूसरा केस ये है कि इसी में नेगेटिव टर्म दिया होगा तो रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, x ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 अगर इस केस को हम सिर्फ डील करें तो 3 से ज्यादा, और 3 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। मतलब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो रेंज जो होगा वो 3 से लेके इनफाइनाइट तक जाएगा। 3 से लेके इनफाइनाइट तक x ग्रेटर देन 3 कुछ भी हो सकता है, तो 3 नहीं हो सकता, 3 के बाद 4 रख लो, 5 रख लो, 6 रख लो, 7 रख लो, कुछ भी रखोगे तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसके हिसाब से रेंज ये मिलेगा। इसी तरह अगर इसके हिसाब से देखें तो x लेस देन -2 है, तो -2 से लेस मतलब -इंफिनिटी से लेके -2 तक का रेंज हम जा सकते हैं। -2 से भी लेस, तो -2 से लेस क्या होगा, -3, -4, -5, -6, इस तरह से -इंफिनिटी। तो इस हिसाब से इसके हिसाब से ये रेंज होगा, इसके हिसाब से ये रेंज होगा। मतलब अब आपको जो लिखना पड़ेगा आंसर वो होगा 3 to infinity यूनियन -इंफिनिटी to -2। ये रेंज वैलिड है इस टर्म को पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ये रेंज होगा। मतलब अब जो रेंज आ रहा है, पहले हमारे पास सिर्फ एक इस तरह का रेंज आता था या फिर इस तरह का रेंज आता था, अब दोनों का कॉम्बिनेशन रेंज आया है जिसमें यूनियन टर्म हम बीच में डाल दे रहे हैं। ये है उसी का बाईवेरिएट, मतलब x का अगर एक से ज्यादा वेरिएबल आ रहा है, एक से ज्यादा वैल्यू आ रहा है, तब आप इस तरह से सॉल्व करोगे। ठीक है, समझ गए या नहीं, बताइए जरा।
बोलो कोई दिक्कत अभी भी है तो इसको समझने में, इसको करोगे प्रैक्टिस तब समझ में आएगा। ये सब सारा टर्म जो है ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, इसमें बहुत लेंदी कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट बेस्ड है सारा का सारा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड है। जो तुम नंबर सिस्टम के बारे में, वैल्यूज के बारे में जो जानते हो सिर्फ वही है। समझ रहे हो या नहीं? लिखेगा नहीं? बोलो। इसी तरह इसको लेस देन भी करके इसका दूसरा टर्म भी बना सकते हो, लेकिन अगर इसमें में मेंशन किया हुआ है इंक्रीजिंग फंक्शन शो करने के लिए तो सिर्फ इंक्रीजिंग वाला दिखा दो, डिक्रीजिंग के लिए शो करने को दिया है तो सिर्फ डिक्रीजिंग वाला। लेकिन अगर दोनों बताना है तो फिर दोनों फंक्शन बताना पड़ेगा, किस रेंज के लिए इंक्रीजिंग है, किस रेंज के लिए डिक्रीजिंग है। ठीक है, हाँ या नहीं? नहीं समझ आया अभी भी तो बोलो। हाँ, नहीं समझ आया? समझ गए मैम, ट्राई कर लेंगे एक बार। पता नहीं तो मतलब ठीक है, कल के लिए प्रिपरेशन कर लेना। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन के वैसे क्वेश्चंस को करना जो फॉर्मूला बेस्ड होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला रखे क्वेश्चन सॉल्यूशन आ गया वो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के सारे कंडीशंस जो मैंने बताए हैं वो, ठीक है, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था 95 के पहले जो था, ठीक है ना? इतना आप कर लीजिए, उसी का कर मारते हैं, ठीक है? थैंक यू मैम। थैंक यू।